పాలస్తీనా జాతి విముక్తి పోరాటం వర్ధిల్లాలి. कोई धर्म का झगड़ा नहीं है. कोई ना कोई तो इनको फंड कर रहा है, कोई ना कोई तो कह रहा है इनसे कि आप जाके प्रदर्शन करिए, क्योंकि संगठित तौर पे हो रहा है. पहले टाटा के जूडियो स्टूडियो में हो रहा है, फिर आनंद महिंद्रा के शोरूम में हो रहा है, और भी जगह होंगे या पहले भी हो चुके होंगे जो हमारी नॉलेज में शायद ना हो, लेकिन ये पोस्ट करते हैं बाकायदा. तो जाहिर सी बात है कि कोई हमास अगर संबंध हैं तो ये तो भारत की सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए. अब चूंकि जर्मनी की एजेंसी कहती है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से संबंध रखते हैं, इजराइल की एजेंसी कहती है कि हमास इसको फंड करता है, हमास के हाथ में इसकी कमान है, तो एक तरह से ये सॉफ्ट सिंबॉलिक ऑर्गेनाइजेशन की तरह बिहेव कर रहे हैं. ये भारत सरकार को ये तय करना पड़े कि सब के बीच में फ़िलिस्तीन का विवाद भारत की नेशनल सिक्योरिटी को, भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को कोई खतरा ना पैदा करे. ये मेरा कहने का मतलब है. मेरे पास ये 5 पेज के डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने रिसर्च करके निकाली है. अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो मैं समझता हूँ ये काफ़ी है. हम नक्सलवाद के ख़िलाफ़ इतनी बातें कर रहे हैं, हम अर्बन नक्सलवाद के ख़िलाफ़ इतनी बातें कर रहे हैं, पर यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहे हैं हमारे शहरों में, और हमारी कंपनियाँ जो हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ी हैं, ये सिर्फ इजराइल को नहीं दे रही हैं डिफेंस सिस्टम्स, दे आर ऑल्सो वेरी वेल इंटीग्रेटेड विद आवर ओन डिफेंस आर्किटेक्ट्स. तो अगर इन कंपनियों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ भी तो प्रदर्शन है. हमें इससे मतलब नहीं है कि इजराइल क्या कर रहा है. पिछले दिनों हमने देखा कि कैसे फ़िलिस्तीन प्रदर्शनकारी टाटा के जूडियो के सामने प्रदर्शन कर रहे थे, और अब ये प्रदर्शनकारी महिंद्रा के शोरूमों के सामने प्रदर्शन करने लग गए हैं. तो क्या वजह है इन प्रदर्शनकारियों की ऐसी भारतीय कंपनियों के सामने प्रदर्शन करने की? तो क्या ये प्रदर्शनकारी आम जनता है या ये सब एक साजिश का हिस्सा है? तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे. तो आज मेरे साथ मौजूद हैं नेशनल डिफेंस के फाउंडर एंड एडिटर शैलेश कुमार जी. तो शैलेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो प्रदर्शनकारी हैं और ये आए दिन ऐसे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इनकी क्या वजह है? देखिए तमन्ना, आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया है कि सब लोगों के मन में यह होगा कि आखिर कौन लोग हैं जो टाटा के जूडियो शोरूम के बाहर ये नारे लगा रहे हैं, ये प्ले कार्ड दिखा रहे हैं कि बायकॉट ब्लड स्टेन क्लोथ्स. तो ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है क्या? ये मन में सवाल तो उठता है, क्योंकि जून में पहले प्रदर्शन हो रहे हैं, टाटा के शोरूम में हो रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे हैं, एंड देन फिर ये महिंद्रा के शोरूम में पहुंचे. अब टाटा और महिंद्रा एक कार की कंपनी का शोरूम है और एक क्लोथ ब्रांड है. तो आखिर क्या वजह है? तो ये लोग जो भी प्रदर्शन कर रहे थे, इनके हाथों में फ़िलिस्तीन का मैप है. आप जानते हैं कि फ़िलिस्तीन यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से 2 स्टेट की बात करते हैं. फ़िलिस्तीन राज्य का दर्जा उन्हें मिला नहीं, लेकिन ये प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं ये कहते हुए कि गाज़ा में कत्ले आम हो रहा है, जीनोसाइड कर रहा है इजराइल. और ये कंपनियां जो टाटा की कंपनियां हैं जूडियो, या वो महिंद्रा की कंपनी हैं, भले ही वो कार बना रही हैं, उन कारों से उनका ताल्लुक़ नहीं है, उन कपड़ों से उनका ताल्लुक़ नहीं है. उनका ताल्लुक़ जो है वो इस चीज़ से है कि ये कंपनियां दोनों डिफेंस के इक्विपमेंट बनाती हैं, और इक्विपमेंट जो हैं वो इजराइल इस्तेमाल करता है. और वो इजराइल गाज़ा के जो फ़िलिस्तीनी हैं, जो वहाँ पर रहने वाले, जिनको अपनी ज़मीन नहीं मिली, जहाँ पर उनको अपना घर नहीं मिला, उनको होम स्टेट नहीं मिली, वहाँ पर इजराइल जो है उनके ऊपर कहर ढा रहा है, उनके ऊपर वायलेंट अटैक कर रहा है. कभी वो मिसाइल से होते हैं, कभी ड्रोन से होते हैं, और उस अटैक में बहुत सारे सिविलियंस मारे जाते हैं. तो इनका ये कहना है लगभग 70,000 के आसपास ऐसे लोग मारे गए हैं जो फ़िलिस्तीन के नागरिक हैं, फ़िलिस्तीनी हैं, गाज़ा में मारे गए, उनमें बच्चे हैं, और वहाँ ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं पहुँच रही है. तो ये प्रदर्शन जो है एक तरह से देखा जाए टाटा और जो महिंद्रा कंपनी है जो डिफेंस के इक्विपमेंट बना रही हैं उनके ख़िलाफ़ है. तो ये एक बड़ा किसी प्रदर्शन का हिस्सा है. ये मामूली प्रदर्शन नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो कुछ चेहरे आपको दोनों प्रदर्शनों में सेम मिल जाएंगे. मतलब जो गाज़ा में जो हो रहा है उसके खिलाफ वो टाटा जूडियो में प्रदर्शन कर रहे हैं, और वो महिंद्रा के शोरूम में प्रदर्शन कर रहे हैं. तो ये प्रदर्शनकारियों के चेहरे आपको दोनों जगह पे कुछ ना कुछ ऐसे लगेंगे कि ये तो वहाँ भी थे, ये यहाँ भी हैं, और उनका स्टाइल भी वही है.
वो साड़ी पहन रही हैं, लेकिन वो साड़ी ऐसा लगता नहीं कि उनको साड़ी पहनना आता है। वो कुर्ते पजामे पहन रहे हैं, ऐसा लगता नहीं कि वो कुर्ते पजामे। तो इसका मतलब है कि वो अपना कुछ छुपा रहे हैं। तो अब आप इसमें क्या साजिश देखते हैं कि क्या साजिश हो सकती है? प्रदर्शनकारी हैं, ये सब कर रहे हैं, तो इसके पीछे किसकी साजिश हो सकती है? देखिए, वैसे तो ये काम जो है वो सरकारी एजेंसियों का है, इंटेलिजेंस एजेंसियों का है, पुलिस का है। तफ्तीश करें कि आखिर वो कौन लोग हैं जो पैलेस्टाइन का झंडा लेकर दोनों शोरूम पे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये तो काम सरकार का है, एजेंसियों का है, लेकिन बतौर पत्रकार ये हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम खोदें, जानें कि आखिर कौन लोग हैं और क्या वजह है। ये तो तय है, देखिए, कि भारत सरकार की नीति रही है कि फ़िलिस्तीन को एक राज्य का दर्जा मिले, एक देश बने, और 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात भारत करता रहा है। और गाज़ा में अभी इज़राइल अमेरिका के सहयोग से 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास ने मासेकर किया, उसके बाद से इज़राइल ने एक ऐसा अग्रेसिव रूप अपनाया है कि वो गाज़ा में वायलेंट अटैक्स तो हो रहे हैं, जिसकी निंदा पूरी दुनिया भर के 2 देश कर रहे हैं। और वो उनमें से बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जो अमेरिका के बहुत करीबी हैं, जो इज़राइल के बहुत करीबी हैं, वो यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं। तो चाहे वो फ्रांस की बात कर लीजिए, यूके की बात कर लीजिए, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंच नहीं रही है, लेकिन ये लोग उनके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रदर्शनकारी अकेले हैं जो इस तरह की बात बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये लोग कौन हैं। तो ये आप देखें, जो प्लेकार्ड है और जो बात कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं बाइकॉट, डाइवेस्ट एंड सैंक्शन, यानी कि BDS। ये जो BDS वर्ड है ना, इस BDS वर्ड को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो BDS वर्ड है ये पैलेस्टाइन प्रोजेक्ट से संबंध रखता है। अब ये पैलेस्टाइन प्रोजेक्ट क्या है? अगर हम इजराइल की एजेंसी की बात मानें तो वो ये कहते हैं कि इनका संबंध हमास से है। और सिर्फ इजराइल की एजेंसी नहीं है, मैंने कुछ डेटा निकाला है, इजराइल की एजेंसी नहीं है, इंटेलिजेंस एजेंसी, जो इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास से जुड़ा हुआ बताती है, BDS जो पैलेस्टाइन प्रोजेक्ट है। तो आपके कहने का मतलब है जो ये प्रदर्शनकारी हैं उनका कहीं ना कहीं संबंध हमास से है, हमास इसका कुछ करवा रहा है। देखिए, ये इजराइल की एजेंसियों का दावा है, लेकिन जो जर्मनी की एजेंसी है, जर्मनी की एजेंसी भी कहती है कि ये जो हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से संबंध रखते हैं, और ये जो पैलेस्टीन प्रोजेक्ट है, ये पैलेस्टीन प्रोजेक्ट नॉर्मल नहीं है। तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये इनके तार जो है एक किसी ऐसे उससे जुड़े हुए हैं जिसकी फंडिंग हमास कर रहा है, जिसकी कमान हमास के हाथ में है। हालांकि भारत सरकार की ऐसी कोई रिपोर्ट अभी तक पब्लिकली सामने नहीं आई है जिसमें ये साफ़ हो पाए कि ये जो है भारत में कोई हमास इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो कुछ मैंने निकाला है वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि द पैलेस्टाइन प्रोजेक्ट इज़ ए प्रो पैलेस्टीनियन एंटी इजराइल ग्रुप दैट एडवोकेट्स फॉर द बायकॉट, डाइवर्समेंट एंड सैंक्शंस मूवमेंट, एन इंटरनेशनल कैंपेन to delegitimize the state of Israel by isolating the country economically through consumer boycott, businesses and government withdrawal of investment and legal sanctions। तो इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये हैं कि आप नहीं चाहते हो कि भारत सरकार या कोई प्राइवेट कंपनियां इजराइल में इन्वेस्ट करे। ये सिर्फ कंपनियों की बात नहीं है। अब चूंकि ये प्रदर्शनकारी इतनी बड़ी संख्या में नहीं है, या हो सकता है इनका प्रदर्शन इतना बड़ा नहीं हो, ये सिर्फ सिंबॉलिक है, बट ये मैसेज भारत सरकार को भी है कि आप वहाँ पर डाइवेस्ट करिए, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट मत करिए, वहाँ इजराइल के साथ बिजनेस मत करिए, सैंक्शंस लगाइए, पैलेस्टाइन को सपोर्ट करिए। तो ये पैलेस्टाइन प्रोजेक्ट उस तरह से कहीं ना कहीं उसका हिस्सा है। और वो कहते हैं कि अक्टूबर 7 हमास जो टेररिस्ट अटैक था उसके लिए उसके एवज में ये जो इजराइल है वो जीनोसाइड कर रहा है पैलेस्टाइन में, गाज़ा में, वेस्ट बैंक में। चाहते हैं कि वहाँ पे इजरायली जो पैलेस्टीनियन हैं, फ़िलिस्तीनी हैं, वो अपना घर छोड़ के चला जाए, अपने होमलैंड को छोड़ के चले जाएं। तो ये इसका संबंध, ये एक तरह से डिजिटल मूवमेंट है जो फेसबुक पे और ट्विटर पे उनके हैंडल्स हैं, तो एक डिजिटल मूवमेंट है। लेकिन अब चूँकि
जर्मनी की एजेंसी कहती है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से संबंध रखते हैं। इजराइल की एजेंसी कहती है कि हमास इसको फंड करता है, हमास के हाथ में इसकी कमान है। तो एक तरह से ये सॉफ्ट सिंबॉलिक ऑर्गेनाइजेशन की तरह बिहेव कर रहे हैं, जो जाते हैं फ्लैश प्रोटेस्ट करते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो अब भारत के लिए कैसे ख़तरा है, ये आपके मन में ज़रूर सवाल आएगा। हाँ, जैसे आपने इज़राइल और भारत की बात की, तो इज़राइल जो है भारत का काफ़ी अच्छा दोस्त माना जाता है और काफ़ी अच्छे संबंध हैं। और जब भी बात आई है यहाँ पे, तो भारत ने हमेशा न्यूट्रल स्टैंड लिया है। तो भारत का विपक्ष जो है, जो विपक्षी पार्टी हैं, उसने काफ़ी विरोध किया है और हमेशा भारत सरकार से इसका जवाब मांगती रही हैं। तो इस कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट भारत पे कैसे पड़ता है, इसकी पूरी राजनीति पे? देखिए, भारत की जो सरकार है उनकी पॉलिसी कंसिस्टेंट है। वो फ़िलिस्तीन को राज्य का दर्जा दिए जाने की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करते हैं, पीसफुल सॉल्यूशन की बात करते हैं। और गाज़ा में जो बच्चे हैं, उनको, जो लोग हैं, उनको ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँचे, ये तो भारत सरकार भी कोशिश कर रही है, अभी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है। और ये अनरवा जो एजेंसी थी, जो 1949 से ही गाज़ा में ह्यूमैनिटेरियन एड दे रही थी, उसको अब इज़राइल ने बैन कर दिया। अमेरिका ने एक नया संगठन बना लिया जो इस तरह की एड को देगा। ट्रम्प तो कहते हैं कि हमने $600 मिलियन की एड दे दी और कोई उसकी सराहना नहीं करता। लेकिन ये सब दुनिया कह रही है, गाज़ा के लोग कह रहे हैं, फ़िलिस्तीनी कह रहे हैं कि बच्चे भूखे मर रहे हैं। वो कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि बच्चे ये दुआ करते हैं कि हम मर जाएं और स्वर्ग चले जाएं, कम से कम वहाँ तो हमें खाना मिलेगा। तो ये तो बहुत दर्दनाक कहानी है वहाँ के बच्चों की। बच्चे तो बच्चे हैं, चाहे वो इज़राइल के, फ़िलिस्तीन के हों, चाहे वो भारत के हों, चाहे अमेरिका के हों। हर बच्चे का हक है कि उनको खाना मिले, उनको कपड़े मिलें, रोटी मकान और रहने के लिए, जीवन के लिए जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं। तो भारत सरकार तो पूरी तरह से गाज़ा के लोगों के साथ है, फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ है। और ये सही है कि इज़राइल के साथ में हमारे संबंध बहुत बड़े हैं। और भारत जो है, ख़ास करके अभी पिछले दिनों में अगर आपने देखें कि जब G20 हुआ, भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में G20 में अमेरिका, इज़राइल सीधे तौर पे नहीं आए, लेकिन अमेरिका, इटली और ग्रीस, ये सब मिलके एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। सऊदी अरेबिया, जिसका नाम IMEC है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। तो वो मेडिटेरेनियन के रास्ते इज़राइल के हाइफा से होकर वो यूरोप में जाएंगे। तो अब इससे क्या हो गया, इससे ख़तरा हो गया। इससे ख़तरा किसको हुआ? इससे ख़तरा हो गया ईरान को, इससे ख़तरा हो गया तुर्की को, इससे ख़तरा हो गया अज़रबैजान को। क्योंकि जो रशिया के साथ में नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर था, उसकी जगह पे ये आ जाएगा, तो उनकी ट्रांजिट फ़ीस चली जाएगी जो कि अरबों डॉलर्स में होगी। तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हर साल इन देशों को नुकसान होगा। लेकिन ट्रांजिट फ़ीस तो कुछ भी नहीं है, उससे बहुत बड़ी राशि इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे, चाहे वो पोर्ट्स हों, चाहे वो इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स हों, चाहे वो इंटरनेट की लाइनें हों, डिजिटल ग्रिड्स हों, ऐसे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो उन देशों में आते, अरबों खरबों रुपए का जो इन्वेस्टमेंट वहाँ होता, वो इन्वेस्टमेंट उनके हाथ से निकल गया। तो आपने देखा होगा कि पहलगाम अटैक जब हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी 22 अप्रैल को सऊदी अरेबिया में उसी दिन मीटिंग करने वाले थे सऊदी अरेबिया के प्राइम मिनिस्टर से, क्राउन प्रिंस से। तो वो मीटिंग से पहले, कुछ घंटे पहले भारत में अटैक हो जाता है। इसका मतलब है कि कोई चाहता था कि प्रधानमंत्री की वो मीटिंग सक्सेसफुल ना हो। कई $100 बिलियन के वो डील होने वाली थी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की मीटिंग थी। तो कोई चाहता था, अब वो कौन चाहता था, इसका जवाब तो आपको पहलगाम अटैक के बाद में जो मीडिया रिपोर्ट्स आपने देखी होंगी तमन्ना, जिसमें बताया गया कि हमास के लीडर कश्मीर सॉलिडारिटी डे पर पाकिस्तान में देखे गए थे। जैश ए मोहम्मद, वो आसिम मुनीर, पाकिस्तान के जनरल आर्मी चीफ से भी मिले। तो जनरल आसिम मुनीर के बारे में साफ कहा गया है, भारत सरकार ने कहा है कि जिस तरह से उन्होंने डिविजिव बयान दिया, बहुत ही रिलीजियस लाइन पे फैनेटिक स्टेटमेंट दिया, तो वो उसके पीछे हैं। पहलगाम अटैक उसके बाद हुआ,
तो पाकिस्तान का हाथ तो है ही, लेकिन हमास का वहाँ होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान की सीनेट में पाकिस्तान के सीनेटर ने ये साफ साफ बयान दिया था उससे पहले कि हमने गाज़ा में इज़राइल के साथ मिलकर ईरान के साथ मिलकर जो हमास है उनके साथ मिलकर, या डायरेक्ट नाम नहीं लिया भले ही, लेकिन हमास का नाम तो लिया उन्होंने कि उनके साथ मिलकर हमने आईमेक प्रोजेक्ट को वी हैव बरीड इट अंडर द रबल ऑफ गाज़ा, मतलब हमने उसको कंक्रीट में मिला दिया। तो ये इसका मतलब साफ है। और ये हम जानते हैं कि हमास का कहीं ना कहीं रोल है पहलगाम अटैक में। इजराइल ने भी ये बात कही और इजरायली एम्बेसडर भी सामने आए और इतने सारे बयान आए। आपका मतलब पहलगाम अटैक में कहीं ना कहीं हमास जुड़ा हुआ है, हमास के कहीं ना कहीं कनेक्शन देखने को मिलते हैं पाकिस्तान को, जिसने यूज़ करके शायद पहलगाम अटैक करवाया। अब आप देखिए बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है, क्योंकि हम चीन हमास को सपोर्ट करता है, इजराइल साफ साफ कहता है, उनके पास ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, उन्होंने जो रेड्स किए हैं, जो उन्होंने मिलिट्री असैसिनेशंस किए हैं, हमास के लीडर्स को मारा है, उसके बाद में उनको कई बार ये सबूत मिले हैं कि हमास को ईरान सपोर्ट करता है और ईरान को फंडिंग से लेकर पूरी सह वो चीन की है। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें कि अब जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और अगर जर्मनी की एजेंसी कह रही है, इजराइल की एजेंसी कह रही है कि जो पैलेस्टाइन प्रोजेक्ट है, जो डिजिटल प्रोजेक्ट है, जो एक सॉफ्ट प्रोजेक्ट है, जो प्रदर्शनकारी हैं, जो BDS कर रहे हैं, उनका सीधा सीधा मकसद, सीधा सीधा संबंध हमास से है, तो आप देखिए कि भारत की सुरक्षा को क्या खतरा नहीं है। क्या ये अगर कह रहे हैं कि टाटा और महिंद्रा डिफेंस के प्रोजेक्ट्स इजराइल के साथ ना करे, उनके साथ ड्रोन, उनके साथ एयर डिफेंस, उनके साथ दूसरे इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकनेसेंस के प्रोजेक्ट्स ना करे, तो इसका मतलब क्या है? हाइफा पोर्ट अडानी को मिला है, तो हाइफा पोर्ट आईमेक प्रोजेक्ट से होकर, जो प्रोजेक्ट है वो हाइफा से होकर जाएगा। कल को ग्रीस इटली हिस्सा बना है, इटली ने BRI छोड़ दिया तो वो आईमेक का हिस्सा है, और वो पाकिस्तानी सीनेटर कह रहा है हमने उसको आईमेक प्रोजेक्ट को, और ये सच बात है कि आईमेक प्रोजेक्ट जब शुरू हो रहा था उससे जस्ट पहले 7 अक्टूबर हुआ 2023, तो ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा नहीं है क्या कि आईमेक प्रोजेक्ट शुरू होने से या अनाउंस होने की केवल 1 महीने के अंदर अंदर 7 अक्टूबर की घटना हो जाती है और कोई कंडेम नहीं करता उसको कि इजराइल के लोग मारे गए, बंधक बना लिए गए। इजराइल बार बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कहता है कि आपके बच्चे हमारे बच्चे हैं, हम गाज़ा में चाहते हैं कि पहले फ़िलिस्तीनी रहें, हम ह्यूमैनिटेरियन एड देना चाहते हैं, पर एक बार आप हमास को तो कंडेम करें। हमास सिविलियन की आड़ में इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, वो ह्यूमैनिटेरियन एड को कैप्चर कर लेता है और उसका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों में करता है। वो गाज़ा के लोगों का, वो फ़िलिस्तीन के लोगों का भला नहीं चाहता है। तो ये अब ये पूरी जियोपॉलिटिकल मैंने आपको स्टोरी बताई कि आखिर अंदर की कहानी ये है। तो ये तो भारत की सरकार, भारत की एजेंसियां, इंटेलिजेंस एजेंसियां, भारत की जो पुलिस है, जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, उनको ये देखना चाहिए कि प्रदर्शनकारी कौन है, इनका असली नाम क्या है, इनका असली धंधा क्या है, और ये प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये क्या प्रदर्शन किसी बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा तो नहीं है, और ये सब कुछ ओपन डोमेन में है। मैं पत्रकार हूँ। आपको क्या लगता है कि इंडिया में जो ये प्रदर्शनकारी हैं वो किसकी वजह से काम कर रहे हैं? कौन सी एजेंसीज इनके पीछे हो सकती हैं? देखिए कोई ना कोई तो इनको फंड कर रहा है, कोई ना कोई तो कह रहा है इनसे कि आप जाके प्रदर्शन करिए, क्योंकि संगठित तौर पे हो रहा है। पहले टाटा के जूडियो स्टूडियो में हो रहा है, फिर आनंद महिंद्रा के शोरूम में हो रहा है, और भी जगह होंगे या पहले भी हो चुके होंगे जो हमारी नॉलेज में शायद ना हो, लेकिन ये पोस्ट करते हैं बाकायदा। तो जाहिर सी बात है कि कोई हमास अगर संबंध हैं तो ये तो भारत की सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, और अगर वो नहीं ले रहे हैं, हो सकता है जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को पता ही ना हो कि वो किसके कहने पे कर रहे हैं। किसी एक आध को पता हो, या हो सकता है कि वो उस प्रदर्शन में वो चेहरा सामने ही ना आया हो। तो ये दिस इज़ नॉट माय वर्क, दिस इज़ अप टू द गवर्नमेंट, इट इज़ अप टू द एजेंसीज टू इन्वेस्टिगेट। और ये भारत की सुरक्षा को हम इस बारे में बिल्कुल क्लियर हैं कि गाज़ा के लोगों को, चाहे वो फ़िलिस्तीनी हो या और जो दूसरे लोग रह रहे हैं, दूसरी नेशनलिटीज़ के लोग रह रहे हैं, उनकी लाइफ बचनी चाहिए। जीवन बहुमूल्य है, किसी का भी जीवन हो,
वो चाहे मैं कहता हूँ आतंकवादी संगठन भी क्यों ना हो, वो भी अगर गलत राह पे हैं तो सही राह पे आएँ। जीवन सबका कीमती है। बच्चे चाहे वो इज़राइल के हों, चाहे वो फ़िलिस्तीनियों के हों, बच्चे तो बच्चे हैं, तो उनमें भेद नहीं होना चाहिए। सबकी जान बचना चाहिए और ये हक है, हर बच्चे को खाना मिलना चाहिए, हर महिला को सुरक्षा मिलनी चाहिए, सबकी इज्जत बराबर है। लेकिन ये भारत सरकार को ये तय करना पड़े कि सबके बीच में फ़िलिस्तीन का विवाद भारत की नेशनल सिक्योरिटी को, भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को कोई खतरा ना पैदा करे। ये मेरा कहने का मतलब है। मेरे पास ये 5 पेज के डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने रिसर्च करके निकाली है। अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो मैं समझता हूँ ये काफ़ी है। हम नक्सलवाद के ख़िलाफ़ इतनी बातें कर रहे हैं, हम अर्बन नक्सलवाद के ख़िलाफ़ इतनी बातें कर रहे हैं, पर यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहे हैं हमारे शहरों में और हमारी कंपनियाँ जो हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ी हैं, ये सिर्फ इजराइल को नहीं दे रही हैं डिफेंस सिस्टम्स, दे आर ऑल्सो वेरी वेल इंटीग्रेटेड विद आवर ओन डिफेंस आर्किटेक्ट्स। तो अगर इन कंपनियों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ भी तो प्रदर्शन है। हमें इससे मतलब नहीं है कि इजराइल क्या कर रहा है, हमें तो ये मतलब है कि सब लोग एक न्याय की बात करें और सबको न्याय मिले, पर भारत की आंतरिक सुरक्षा किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। भारत सरकार को तुरंत कदम उठाना चाहिए। इन प्रदर्शनकारियों की पूरी तह तक पहुँचे और जाने कि इनका क्या मकसद है। और जैसे कि गाज़ा में हो रहा है कि बच्चे मर रहे हैं भूख से, तो हम भी यही चाहते हैं उनसे जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जाए, उन्हें ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाई जाए। नई स्टोरीज़ के लिए बने रहिए नेशनल डिफेंस के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।